देखिए कॉन्ट्रैक्ट में आपका एक्सेप्टेंस चल रहा था भाई, यानी कि प्रतिग्रहण। उसमें आपका बताया गया कि जिस व्यक्ति से धारा 2B में आपका एक्सेप्टेंस या प्रतिग्रहण शब्द को डिफाइन किया गया है, जिस व्यक्ति से प्रपोजल किया गया है, जब वह प्रस्ताव के बारे में अपनी अनुमति संज्ञापित कर देता है, यानी कि अपनी रजामंदी बता देता है, तो यह कहा जाता है कि वह प्रस्ताव प्रतिगृहीत हो गया, एक्सेप्ट हो गया, स्वीकार हो गया। और जब प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो वह प्रस्ताव या प्रपोजल प्रामिज में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि धारा 2B में हमने बताया था कि दो शब्दों को डिफाइन किया गया है, एक एक्सेप्टेंस यानी कि प्रतिग्रहण और दूसरा प्रामेज यानी कि वचन। तो जो अंदर जाकर क्वेश्चन बनता है कि वचन शब्द को कहाँ डिफाइन किया गया है प्रामिज को, तो सेक्शन 2 के क्लाज बी में, ये याद रखिए। इसके बाद आपका बताया गया था कि जब प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाएगा तो वह एब्सोल्यूट रूप से किया जाएगा और बिना कंडीशन के किया जाएगा। यानी कि धारा 7 ये बताती हैं कि जब भी प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाए, एब्सोल्यूट या पूर्ण रूप से किया जाए, आधा अधूरा नहीं, और स्वीकार करता यानी कि जो व्यक्ति एक्सेप्ट कर रहा है वह अपनी ओर से कोई कंडीशन न लगाए। अगर वह अपनी ओर से कोई कंडीशन लगाता है और प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है, तो ऐसी दशा में वह जो एक्सेप्टेंस होगा वैध नहीं होगा, और इस एक्सेप्टेंस को या इस स्वीकृति को एक नया प्रस्ताव माना जाएगा, जिसे हम बताए थे काउंटर ऑफर या प्रति प्रस्ताव या प्रस्ताव के बदले प्रस्ताव। और ये जो केस है आपका हाइड बनाम रेंच का केस है, याद रखिए कौन सा केस है, हाइड वर्सेज रेंच का। हाइड बनाम रेंच का केस है, पूछा गया है। इसके बाद हमने बताया था कि जब भी प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाए तो एक्सेप्टेंस की संसूचना आपका देनी पड़ती है। यानी कि जो व्यक्ति प्रस्ताव को स्वीकार कर रहा है वह उसको कम्युनिकेट करे। मन में ही रखने से प्रस्ताव नहीं स्वीकार हो जाता, कुछ बाह्य लक्षण भी होना चाहिए, यानी कि या तो कोई एक्ट करे या ओमिशन करे। तो अगर केवल मन में रखा तो यह स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया था मैं कि जो एक्सेप्टेंस की सूचना दी जाएगी वह किसके द्वारा दी जाएगी, या तो प्रतिगृहीता द्वारा यानी कि जो एक्सेप्ट किया है, या उसके द्वारा अथराइज पर्सन द्वारा। अगर थर्ड व्यक्ति स्वीकृति की सूचना देता है प्रस्तावक को, तो क्या ये वैध सूचना मानी जाएगी कि नहीं, नहीं मानी जाएगी। और इसमें केस याद रखना है, बताया गया हेडमास्टर वाला, पावेल वर्सेज ली का। यानी कि कौन सा केस आपको बताया गया था, पावेल वर्सेज ली। अगला देखिए, देखा जाए अब प्रतिग्रहण का ढंग आइए। यानी कि जो प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाएगा उसका मेथड क्या होगा। तो अगर प्रपोजल कर्ता ने यानी कि अगर प्रस्तावकर्ता ने कोई ढंग बताया है और स्पष्ट कर दिया है कि आप हर हाल में इसी ढंग से हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट करिए, तो हर हाल में वही ढंग अपनाना पड़ेगा। जैसे कि ए ने कहा कि मैं लेटर भेज रहा हूँ प्रपोजल का, और आप लेटर, अगर आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है तो आप भी अपनी ओर से क्या भेजिए, लेटर भेजिए, और हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करिए। तो बी को क्या भेजकर प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ेगा, लेटर। अब आपका यानी कि इसका मतलब ये हुआ, एक लाइन में आगे और बताया जाएगा सेक्शन वाइज,
कि अगर प्रपोजल कर्ता ने कोई मेथड या ढंग बता दिया है तो सामान्यतः उसी ढंग से प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगला आपका ये आया कि जब भी प्रपोजल को स्वीकार किया जाए उसकी समाप्ति के पूर्व किया जाए, यानी कि प्रपोजल जब तक बना हुआ है तभी तक उसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और इसका उदाहरण हम बताए थे, आपका कह सकते हैं कि समय के भी आधार पर बताए थे, कि हम बताए थे, कल भी बताए थे भाई, 2 दिन से बताया जा रहा है। ए ने बी को प्रपोजल किया तो बी कब तक प्रपोजल को स्वीकार कर ले, जब तक ए का प्रपोजल अस्तित्व में है। ए का प्रपोजल कब समाप्त हो जाएगा, तो प्रपोजल कब द एंड हो जाएगा, इसके लिए हम अलग से बताएंगे डिटेल में, और वह सेक्शन कौन चलेगा, 6। यानी कि प्रपोजल कब रिवोक होगा, कब समाप्त हो जाएगा, इसके लिए अलग सेक्शन पढ़ना है, और वह सेक्शन कौन सा पढ़ना है, आपका 6 पढ़ना है। लेकिन एक उदाहरण कम से कम बताया जाए कि प्रपोजल में जो डेट दी गई है, अगर आप उस डेट के बाद प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं तो वह एक्सेप्टेंस सही नहीं माना जाए। अगर ए ने कहा है कि 18 तारीख तक ये प्रपोजल स्वीकार करना हो तो स्वीकार करिए, और बी डेट के बाद समय बीत जाने के बाद किस तारीख को प्रपोजल स्वीकार करता है, 19 को, तो क्या ये वैध एक्सेप्टेंस माना जाएगा कि नहीं, नहीं माना जाएगा, क्योंकि जितने समय के लिए प्रपोजल अस्तित्व में था अब वह समय क्या हो गया, बीत गया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब तक प्रपोजल खुला हुआ है, जब तक एग्जिस्ट कर रहा है, जब तक अस्तित्व में है, उसके पहले ही आप उस प्रपोजल को क्या करिए, एक्सेप्ट। तो ये डिटेल में चलेगा, ये नहीं कि समाप्त हो गया ये पॉइंट। ये किस सेक्शन में हम डिटेल में बताएंगे, क्योंकि मेंस में अलग से क्वेश्चन बनता है कि उन दशाओं का वर्णन करिए जिसमें प्रपोजल क्या हो जाता है, रिवोक या प्रतिसंहरित या रद्द हो जाता है। तो वे कंडीशन किस सेक्शन में हम बताएंगे, 6 में। अब आगे बढ़ा जाए, यानी कि इस प्रकार आपका कह सकते हैं कि प्रपोजल का जो एक्सेप्टेंस था, 3-4 केस भी बताया गया और लगभग समाप्त हो गया, और जो बातें बची हैं वह बेरेक्ट से जब आगे बढ़ेंगी डिटेल में तो आपको बताया जाएंगी, 2-4 बातें डिटेल में। अब अगला जो आपका क्वेश्चन बनता है आपका प्री में भी और मेंस में भी, वह आपका बनता है कि जब कोई प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है, इफेक्ट को बताइए। यानी कि जब किसी व्यक्ति का प्रस्थापना प्रतिगृहीत हो जाती हैं लीगल भाषा में, तो उस प्रतिग्रहण के प्रभाव को बताइए, उस प्रतिग्रहण का प्रभाव क्या होगा ये बताइए। तो आपको मेंस में भी टिप्पणी में पूछा जाता है, तो इसको जब भी आप लिखेंगे तो एक तो शुरुआत करेंगे प्रस्थापना से यानी कि प्रपोजल से, फिर आपका जो आपका आगे बढ़ना है वह स्वीकृति या एक्सेप्टेंस को लिखना पड़ेगा, फिर आपका प्रामिज यानी कि वचन को लिखना पड़ेगा, फिर आपका एग्रीमेंट या करार को लिखना पड़ेगा, और फिर आपका धारा 10 में क्या बनानी पड़ेगी, इसे संविदा। और कम से कम आपका एक व्यक्ति का कोटेशन बीच में लिखेंगे, कल भी बताया गया किस व्यक्ति का है, आपका बारूद भरी ट्रेन का कोटेशन, एंसन का। यानी कि एक आपका एंसन का कोटेशन भी क्या करेंगे, दिमाग में रखेंगे। तो आइए एक एक करके हम शुरुआत करते हैं कि जब कोई प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है। अब जो सेक्शन आपको कवर करना है वो भी हम बता दें,
टू ए कवर करना है, टू बी कवर करना है, फिर टू बी कवर करना है, टू ई कवर करना है, और सेक्शन कौन कवर करना है कॉन्ट्रैक्ट में? 10। इतने सेक्शन आपका लिखना पड़ेगा। अब एक है और दो तीन और कॉन्सेप्ट भी आपको इसमें जानना है जो इंग्लैंड और भारत में डिफरेंस है। आपका अब शुरुआत एक एक छोटी छोटी बातों से करिए। जब कोई प्रस्थापना स्वीकार कर ली जाती है तो ऐसी दशा में वह प्रस्थापना वचन बन जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया गया है वह प्रपोजल अब किस में कन्वर्ट हो गया? प्रपोजल आपका वचन में। और ऐसी दशा में पक्षकारों की हैसियत भी, स्टेटस भी बदल गया, पक्षकारों का नाम भी बदल जाता है। तो तुरंत पक्षकारों के नाम के लिए एक सेक्शन और कवर करेंगे। अब आगे नहीं ये बताया जाएगा, यहीं समझ लीजिए। जो व्यक्ति प्रपोजल किया है अब उसे प्रामिजर या वचनदाता कहेंगे, और जो व्यक्ति प्रपोजल को एक्सेप्ट या स्वीकार या प्रतिगृहित किया है उसे प्रामिजी कहा जाएगा, यानी कि प्रपोजल करता अब क्या कहलाएगा? वचनदाता। और जो प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है वह अब क्या कहलाएगा? वचन ग्रहीता, प्रामिजी। यानी कि पक्षकारों की हैसियत में क्या आ गया? बदलाव। अगला देखिए। अब जैसे ही कोई प्रपोजल आपका एक्सेप्ट किया जाता है वह प्रपोजल ही परिवर्तित हो जाता है वचन में। और जब वचन में, ये वचन की परिभाषा 2b में दी गई है कि स्वीकृत प्रस्थापना ही क्या है? वचन है। यानी कि जो प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया वह किस में कन्वर्ट अब हो गया? वचन में। यदि दोनों तरफ से वचन आ गए तो आपका 2e बताती हैं कि अगर दोनों पक्षकारों ने अपनी ओर से प्रामिज कर दिया है तो वह प्रामिज एग्रीमेंट का रूप ले लेगा, यानी कि करार या समझौता ले हो जाएगा। यानी कि समझौता या करार क्या है? तो जब दोनों तरफ से प्रामिज हो गए तो क्या बन गया? करार। अब जब दोनों, अब आइए इसी में आपको देखना है। जब किसी प्रपोजल को, जिस व्यक्ति से प्रपोजल किया गया है वह व्यक्ति एक्सेप्ट कर लेता है तो अब वह अपने वचन से बाध्य हो जाएगा। लेकिन भारतीय विधि और इंग्लिश विधि में आपका अंतर है। कब बाध्य होगा? अब उदाहरण पहले देखिए आपका फिर एक बार। ए ने बी से प्रपोजल किया और बी ने आपका 10 जनवरी को, फिर मैं 10 जनवरी को अपनी ओर से स्वीकृति का लेटर डाक में डाल दिया। तो इंग्लिश विधि के अनुसार, पहले इंग्लिश विधि समझिए, भारतीय विधि इसके बाद। इंग्लिश विधि के अनुसार ए और बी अपने अपने वचनों से उसी समय बाध्य हो जाते हैं जिस समय दूसरे पक्षकार ने प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है, यानी कि प्रस्ताव को स्वीकार किया है। अर्थात 10 जनवरी को बी भी अपने वचन से बाध्य हो जाएगा इंग्लिश विधि में, और कौन हो जाएगा? ए। अब न तो ए अपने वचन से पीछे मुड़ सकता है न बी मुड़ सकता है। अर्थात पक्षकार अब अपने वचनों से बैक नहीं हो सकते, पीछे नहीं हट सकते। अगर कोई पीछे हटता है तो ये माना जाएगा कि उसने संविदा को ब्रीच किया है, संविदा को भंग किया है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट होता है अब वह दोनों पक्षकार उस आपका मने एक उस वचन से बाउंड हो जाते हैं जो उन्होंने दिया है। और ऐसी दशा में अब आपका बैक होने
या अपने वचनों को वापस लेने का अब कोई मौका इंग्लिश विधि में नहीं है। इसी को एंसन महोदय एक उदाहरण से समझाते हैं, और वह जो एंसन उदाहरण देते हैं बारूद से भरी ट्रेन का देते हैं। एंसन महोदय ये कहते हैं कि किसी प्रपोजल के स्वीकृति का वही प्रभाव होता है जो बारूद भरी ट्रेन में एक माचिस की तीली का होता है। यानी कि ट्रेन बारूद से भरी है, माचिस की तीली जलाई गई और बारूद पर फेंकी गई, बारूद जलकर राख हो गया, और पुनः उस राख को बारूद के रूप में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। यानी कि पुनः उस चीज को पुरानी स्थिति में लाया जा सकता है कि नहीं? नहीं। उसी प्रकार जब प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो अब प्रपोजल को वापस नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अब दोनों पक्षकार उसी समय बाध्य हो गए जब प्रपोजल को क्या कर लिया गया? स्वीकार। ये इंग्लिश विधि का नियम हमने बताया। जहाँ तक भारतीय विधि का प्रश्न है, भारतीय विधि में थोड़ा बहुत अंतर है। कल बताया भी गया था, फिर अंतर देखिए, परसों बताए थे हम। भारतीय विधि में ए उसी समय बाध्य हो जाता था जिस समय बी ने डाक में क्या डाला था? लेटर। लेकिन बी अभी बाध्य नहीं होता था। बी कब बाध्य होता था? जब ए के पास वह लेटर क्या होता था? पहुंच जाता था। यानी कि फिर एक बार अंतर जानिए। इंग्लिश विधि के तहत दोनों पक्षकार उसी समय अपने वचनों से बाउंड हो जाते हैं जिस समय प्रपोजल को क्या किया गया है? एक्सेप्ट। इंग्लिश विधि। भारत जहाँ तक भारतीय विधि की बात है, भारतीय विधि में आपका प्रति माने प्रपोजल करता उस समय अपने वचन से बाध्य हो जाता है जब जिस व्यक्ति से प्रपोजल किया गया है वह उस प्रपोजल को स्वीकार करने के अनुक्रम में, यानी कि उस प्रपोजल को स्वीकार करके और स्वीकृति भेजने के अनुक्रम में ऐसा कुछ कर दिया है कि उसकी शक्ति से अब सब कुछ क्या हो गया है? बाहर। तो उसी समय कौन बाध्य हो जाएगा? ए। लेकिन जो व्यक्ति प्रतिग्रहण किया है अपने प्रतिग्रहण से अभी बाध्य नहीं है। ये अपने प्रतिग्रहण से, एक्सेप्टेंस से कब बाउंड होगा? तो जब इस व्यक्ति का एक्सेप्टेंस किसके नॉलेज में आ जाए? ए के। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि ए कब तक अपने प्रपोजल को वापस ले सकता है? जब तक बी ने एक्सेप्टेंस का लेटर डाक में न डाला हो। और बी कब तक अपनी स्वीकृति को वापस भारत में ले सकता है? जब तक कि बी की स्वीकृति किसके पास न पहुंच गई हो? ए के। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय विधि में प्रपोजल करता उसी समय अपने वचन से बाध्य हो जाता है जब स्वीकृति करता स्वीकृति भेजने के अनुक्रम में ऐसा कुछ कर देता है कि अब सब कुछ उसकी शक्ति से क्या हो जाता है? बाहर। लेकिन जो व्यक्ति स्वीकृति करता है वह तब बाध्य होता है जब उस स्वीकृति की संसूचना किसके पास पहुंच जाती है? ए के पास। तो भारत में बी को ज़्यादा समय है और ए के पास क्या है? कम। ए अपने प्रपोजल को कब तक वापस ले सकता है? तो बी द्वारा डाक में लेटर डालने के पहले। और बी कब तक अपने एक्सेप्टेंस को वापस ले सकता है? वह लेटर ए के पहुंचने के क्या? पूर्व। तो किसके पास ज़्यादा समय मिल रहा है? प्रस्ताव करने वाले की स्वीकृति। स्वीकृति। ये अब आगे बढ़िए, इसके आगे बढ़ा जाता है, इंसान का कोटेशन भी ऐड कर दिया गया। 2E बताती है कि जब दोनों पक्षकारों द्वारा
अपनी ओर से वचन दे दिए गए हैं तो ये आपका ये एग्रीमेंट हो जाएगा। और धारा 10 बताती है कि अगर यह एग्रीमेंट धारा 10 की शर्तों को फुलफिल कर दे, धारा 10 की शर्तों को पूर्ण कर दे, तो यह करार अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? संविदा में। तो प्रत्येक करार संविदा नहीं होता, लेकिन प्रत्येक संविदा करार होती हैं। तो कौन से करार संविदा में कन्वर्ट होंगे? जो किस सेक्शन की शर्तों को फिर फुलफिल कर दे, 10। और जो नहीं करते हैं वो क्या रह जाएंगे? करार। इसके बाद आपका धारा 10 की शर्तें लिखनी पड़ेंगी कि कोई करार संविदा तभी बनेगा जब करार के पक्षकार सक्षम हो, उनकी सम्मत क्या हो, स्वतंत्र हो, उद्देश्य क्या हो, विधिपूर्ण हो, प्रतिफल और उद्देश्य क्या हो, यानी कि आपका लाफुल हो। फिर आपका ऐसे करार अभिव्यक्त रूप से कानूनन शून्य घोषित न किए गए हों। और अगर लिखित रजिस्ट्रीकृत और अनुप्रमाणित कहीं लिखा है तो ये भी शर्तें क्या होनी चाहिए? पूरी। तो इस प्रकार से आपका प्रपोजल को एक्सेप्ट करने का जब प्रभाव लिखेंगे तो धारा 10 के एकदम कहाँ तक जाएंगे? लास्ट तक। ये अलग से क्वेश्चन आपका बनता है। अब आगे बढ़ा जाए, आपका जो 2A की भी परिभाषा समाप्त हो गई, 2B की भी परिभाषा समाप्त हो गई। आपका प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेने का इफेक्ट भी बता दिया गया। 2C भी मैं बता दिया, नामकरण, कि जो प्रपोजल करता है अब उसका नाम प्रामिजर, और जो एक्सेप्ट करता उसका नाम क्या है? प्रामिजी। अब आइए 2D देखा जाए। 2D में कंसीडरेशन या हिंदी में प्रतिफल परिभाषित है। प्रतिफल का मतलब हुआ वैल्यू, वैल्यू का मतलब हुआ मूल्य। यानी कि अगर कोई पूछे कि प्रतिफल क्या है, कंसीडरेशन क्या है, तो वचन का मूल्य है। यानी कि वह मूल्य जिसके कारण वचन को खरीदा जाता है, तो वही जो वैल्यू है, मूल्य है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिफल। देखिए, आपका जब भी कंसीडरेशन आप पढ़ेंगे, सतर्क रहिएगा, तमाम एंगलों से पढ़ना है। और पहले तो एंगल बनाया जाए आपका, तब तो आगे बढ़ा जाए। देखिए, इसमें आपका मान के चलिए 2-3 लेक्चर लगेगा। फिर मैं बता दूं 2 या 3 लेक्चर, क्योंकि कंसीडरेशन का जो ये सिद्धांत है आपका काफ़ी बड़ा है। और अभी छोटी छोटी बातें ही हो पाएगी आज, जो हमें पढ़ाना है उसी का उल्लेख करते हुए समय बीत जाएगा। क्योंकि कंसीडरेशन का मतलब ये हुआ मूल्य का मूल्य, भाई कहिएगा वैल्यू। यानी कि प्रतिफल इस आधार पर आधारित है कि कुछ जवाब वापस आना चाहिए। यानी कि अगर ए ने बी से प्रपोजल किया है तो बी की ओर से कुछ जवाब क्या होना चाहिए? वापस आना चाहिए। यानी कि कुछ मूल्य दे, बी कुछ मूल्य दे। जैसे ए कहता है कि हे बी, मैं 10 लाख रुपया में अपना ये घोड़ा बेचूंगा, तो बी की ओर से भी तो कुछ मूल्य वापस आना चाहिए, कुछ जवाब आना चाहिए कि मैं 10 लाख रुपया क्या करूंगा? दूंगा। तो जो प्रतिफल हो सकता है, अब आपका एक एक नियमों को देखा जाए। पहला ये देखना है सेक्शन 25, यानी कि पहला नहीं 2D पहले देखा जाए, पहले 2D से भाई क्रम से शुरू किया जाए। 2D में कंसीडरेशन को परिभाषित किया गया है। परिभाषित जो किया गया है उसमें आपका प्रतिफल कार्य के रूप में भी हो सकता है, लोप के भी रूप में हो सकता है, धन के भी रूप में हो सकता है, सेवा के रूप में हो सकता है। जैसे कि पति ने
ये प्रस्ताव किया पत्नी को कि अगर तुम मुकदमा दायर नहीं करोगी तो मैं तुम्हें 5,000 रुपया पर मंथ दूंगा। तो ए ने जब प्रपोजल किया है तो पत्नी की ओर से भी कुछ जवाब वापस आना चाहिए। पत्नी को प्रतिफल देना है। ये 5,000 न प्रतिफल मान लीजिएगा। पत्नी को प्रतिफल देना है तो कोई कार्य करके या कार्य न करके तो कौन सा कुछ जवाब दे। पत्नी ये जवाब देती हैं कि मैं तुम्हारे खिलाफ मेंटेनेंस का मुकदमा नहीं करूंगी। तो बताइए आपका पत्नी की ओर से कुछ जवाब वापस आया कि नहीं। और जो पत्नी का ये जवाब है, जो आपका वचन दी है पत्नी कि हम मुकदमा नहीं करेंगे, ये क्या कहलाएगा? कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन को केवल धन से न तौलिएगा। एक्ट भी हो सकता है, धन भी हो सकता है, ओमिशन भी हो सकता है। तो सबसे पहले ये देखना है कि प्रतिफल कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी कि आपका भूतकालीन प्रतिफल, वर्तमानकालीन प्रतिफल और भविष्यकालीन प्रतिफल, उपर्युक्त सभी। तो बताइए क्या मारेंगे? बैरक में लिखा है ना, कुछ कार्य कर चुका है या करता है या भविष्य में कहता है कि हम करने से क्या रहेंगे, नहीं करेंगे। तो बताइए प्रतिफल के प्रकार कितने हो गए? 3। एक आपका फिर याद रखिए प्रतिफल कितने प्रकार का? 3। आपका एक पास्ट, दूसरा प्रेजेंट और तीसरा फ्यूचर। बताएंगे हम तीनों के उदाहरण। तीनों के उदाहरण हमें बताने हैं अलग अलग, अभी तो भूमिका में ही लग जाएगा समय। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि जो पास्ट कंसीडरेशन है, जो भूतकालीन प्रतिफल है, वह अच्छा प्रतिफल होता है कि किस सेक्शन से गवर्न होता है, ये सेक्शन पूछा जाता है। तो सेक्शन 25 के क्लाज 2 से, यानी कि अपवाद नंबर सेकंड, सेक्शन 25 के किस से? सेकंड से। अगला ये 25 से शुरू किया जाए। 25 में तमाम बातें दी गई हैं और एक क्वेश्चन निश्चित बनता है। बिहार में क्या बना, यूपी में क्या बना। वैसे मैं भूमिका में ही बता देता हूँ जो बना है, लेकिन अंदर तक इसलिए पढ़ाना पड़ता है कि अगर कोई टेक्निकल क्वेश्चन अंदर से आ जाए तब क्या करेंगे। वैसे जो भूमिका मैं बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन कवर हैं इसमें, इसमें कोई शक नहीं है। तो एक आपका यूपी में आया था, न्यूडम पैक्टम का मतलब क्या हुआ, अर्थ पूछा गया था। न्यूडम पैक्टम, न्यूडम का मतलब हुआ नंगा और पैक्टम मतलब पैक्ट यानी कि करार, यानी कि शाब्दिक अर्थ हुआ नंगा करार। लेकिन इसका भावार्थ निकाला जाता है। नंगा करार का मतलब ऐसा एग्रीमेंट, ऐसा करार, ऐसा समझौता जिसमें कंसिडरेशन न हो, यानी कि प्रतिफल रहित करार। रहित कहा जाता है, सहित नहीं। प्रतिफल रहित करार, प्रतिफल विहीन करार, जिस करार में प्रतिफल न हो उसी को हम क्या कहते हैं? न्यूडम पैक्टम। याद रखिए, अब ये नहीं कि रिपीट कर दे तो गलत करके आइए। न्यूडम पैक्टम का सिद्धांत किस धारा में है? तो आपका 25 में। अब आइए, यानी कि न्यूडम पैक्टम का मतलब ये हुआ कि प्रतिफल रहित करार वाइड या बातिल या शून्य होता है। कानूनन उसका उस करार का कोई मतलब नहीं होता। अर्थात जिस करार में प्रतिफल न हो, मूल्य न हो, कुछ जवाब वापस न आया हो, वह एग्रीमेंट क्या होता है? वाइड। अब फिर यूपी का पीछे इसके पहले वाले यूपी जे का क्वेश्चन इसी में आइए। प्रतिफल रहित करार शून्य होता है, प्रतिफल रहित संविदा शून्य होती है, प्रतिफल रहित करार वैध होता है, इनमें से कोई नहीं। ये यूपी जे का मॉडल है। तो बताइए एग्रीमेंट वाइड हम बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट?
लगातार मैं बता रहा हूँ कि करार ही शून्य हो गया, यानी कि वह संविदा तक पहुंचा कि नहीं? नहीं। बताइए, प्रतिफल विहीन करार शून्य होता है कि संविदा? करार संविदा तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि धारा 10 की शर्तों का पालन। तो ये यूपीजे में इसके पर दोनों क्वेश्चन आए। फिर इस बार जो पिछली बार यूपीजे में बना न्यूडम पैक्टम का मतलब, इसके पहले यूपीजे में बना था कि प्रतिफल विहीन करार शून्य होता है, संविदा शून्य होती है, करार प्रवर्तनीय होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जिस एग्रीमेंट में कंसिडरेशन न हो वह एग्रीमेंट ही क्या होता है? शून्य। अब बिहार का क्वेश्चन देखिए, इसी बार वाला। प्रतिफल रहित संविदा शून्य होती है, करार का कहीं उल्लेख ही नहीं है। तो जब बिहार एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में अंतर नहीं उतना मानता, तो वहाँ जो ऑप्शन ही कोई नहीं है। 4 ऑप्शन में से एक चुनना है, और किसी ऑप्शन में नहीं है कि प्रतिफल रहित करार शून्य है, तो लोग मार कर आ गए प्रतिफल रहित संविदा क्या है? शून्य, वाइड। और सही भी माना गया, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था। वास्तविकता यह है कि क्या शून्य होता है? एग्रीमेंट। अब अगला क्वेश्चन आइए। बिना प्रतिफल के करार शून्य है, लेकिन यह ला का एब्सोल्यूट या पूर्ण नियम नहीं है। इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, जहाँ की प्रतिफल न हो फिर भी करार क्या माना गया है? वैध। 3 अपवाद धारा 25 में है, 1 2 3 करके। 2 स्पष्टीकरण है। पहला स्पष्टीकरण हिबा या गिफ्ट या दान की वैधता के लिए है, और दूसरा स्पष्टीकरण से भी क्वेश्चन बनता है कि अगर प्रतिफल कम है तो इसके कारण संविदा शून्य नहीं होगी। यानी कि 1000 का घोड़ा 100 रुपया में बेचा गया, तो क्या विक्रय शून्य है? नहीं। हाँ, इस बात को उठाया जा सकता है कि सम्मति स्वतंत्र या फ्री नहीं थी, लेकिन संविदा शून्य घोषित करा दीजिएगा। यानी कि सेक्शन 25 के अपवादों के अलावा अन्य भी अपवाद हैं, जहाँ की कंसिडरेशन नहीं होगा फिर भी करार क्या होगा? सही। तो बताया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आपका बनता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ आपका माने कंसिडरेशन, यानी कि प्रतिफल का सिद्धांत कहाँ समाहित है। तो अगर ये पूछे कि प्रिंसिपल ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ कंसिडरेशन, प्रतिफल का सिद्धांत क्या है, इसके अपवादों सहित व्याख्या करिए, तो आप मारेंगे 25। प्रतिफल का प्रिंसिपल ही यही है कि जिस करार में मूल्य न हो, प्रतिफल न हो, वह करार क्या होगा? शून्य होगा। ये सिद्धांत है किस धारा में समाहित है? 25। दूसरा क्वेश्चन देखिए। प्रतिफल के संसर्ग का सिद्धांत, यानी कि आपका जो प्रीवी कहा जाता है, प्रीवी यानी कि संसर्ग, संसर्ग मतलब जुड़ा हुआ। अब ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है। प्रतिफल के संबंध का सिद्धांत, प्रतिफल के संसर्ग का सिद्धांत, या प्रीवी का प्रिंसिपल। तो जैसे ही प्रीवी शब्द आए या संसर्ग या संबंधी आए, तो वह सेक्शन 25 से कवर नहीं होगा, वो ट्वीडल बनाम एटकिंसन के वाद से कवर होगा। यानी कि किस वाद से? ट्वीडल बनाम एटकिंसन। उसके लिए आपको सेक्शन 2D देखना है, और प्रतिफल के संसर्ग का सिद्धांत का मतलब समझिए भाई। आपका ए ने बी से प्रपोजल किया, तो प्रतिफल के संबंध का सिद्धांत, यानी कि अगर प्रीवी कहा जाए संसर्गी, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रतिफल दिया जाएगा, जो मूल्य दिया जाएगा, वह केवल किसके द्वारा दिया जाएगा?
बी द्वारा। थर्ड पर्सन प्रतिफल नहीं दे सकता, ये इसी को हम प्रतिफल के संसर्ग का क्या कहते हैं, सिद्धांत। अब थोड़ा धारा 2D का बेयरेक्ट उठाइए, 2D उठाइए बेयरेक्ट, और ध्यान में रखिएगा प्रतिफल कौन दे सकता है। तो 2D का पहला ही शब्द कवर करना है। देखिए यही पढ़ने का तरीका है। 2D में क्या कहा गया है, जबकि वचनदाता की वांछा पर मतलब इच्छा पर, डिजायर पर। तो इस उदाहरण में आप लोग अब बताइए, तो 2C की परिभाषा आप कवर करिए। इसमें प्रामिजर या वचनदाता कौन है? भाई बच्चा अभी बताया गया, वचनदाता किसे कहा जाएगा, जो प्रपोजल किया है कि जो प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है, जो प्रपोजल किया है। तो इस उदाहरण में कौन प्रपोजल किया है, ए। तो वचनदाता कौन हो गया, ए। प्रपोजल को एक्सेप्ट कौन किया, बी। तो बी क्या हो गया, वचन ग्रहीता। प्रतिफल कौन देगा, प्रस्ताव करने वाला की वचन ग्रहीता, वचन ग्रहीता। अब शब्द पढ़िए, देखिए शब्द मैं भी पढ़ रहा हूँ। जबकि वचनदाता की वांछा पर, वचनदाता की वांछा माने उदाहरण में किसकी इच्छा पर, एक ही। वचन ग्रहीता, वचन ग्रहीता मतलब कौन, बी। या कोई अदर पर्सन यानी कि कोई अन्य व्यक्ति। अब तुरंत आप पकड़िए, क्या प्रतिफल भारत में जो प्रतिफल या मूल्य है, वचन ग्रहीता या वचन ग्रहीता के अलावा, प्रामीजी के अलावा कोई अदर पर्सन दे सकता है कि नहीं? तो शब्द क्या लिखा है, या तो वचन ग्रहीता दे, या अगला शब्द 2D में क्या लिखा है, अन्य व्यक्ति। तो तुरंत दिमाग यहीं लगाइए कि क्या भारत में प्रतिफल कोई थर्ड पर्सन दे सकता है कि नहीं, दे सकता है। अर्थात भारत में प्रतिफल के संसर्ग का सिद्धांत लागू नहीं होता। क्यों लागू नहीं होता, क्योंकि वचन ग्रहीता के अलावा, प्रामीजी के अलावा कोई थर्ड पर्सन भी कंसिडरेशन दे सकता है, लेकिन भी लगाकर पढ़ना है, किसकी इच्छा पर, एक है। जबरदस्ती नहीं, किसकी इच्छा पर। यानी कि मान लीजिए कि ए, फिर एक बार समझिए, ए ने बी से प्रस्ताव किया कि मैं तुम्हें अपना घोड़ा बेचूंगा और 10 लाख रुपया में। तो ये जो 10 लाख घोड़े का मूल्य है, प्रतिफल है, या तो ये ए बी दे। अगर ए वांछा करे माने सहमत हो जाए, तो बी स्वयं 10 लाख रुपया न देकर अपने मित्र किससे दिलवा सकता है, सी से। तो क्या भारत में प्रतिफल थर्ड पर्सन दे सकता है कि नहीं, लेकिन किसकी इच्छा पर। अगर ए की इच्छा पर सी ने पैसा नहीं दिया है, तो ये प्रतिफल वैध नहीं होगा। ए की इच्छा पर ही कौन दे सकता है। अगर ए मना कर दे कि हम सी से पैसा नहीं लेंगे, हम तुम ही से पैसा लेंगे, तब तो किसको देना पड़ेगा, बी को। तो प्रतिफल के संसर्ग का अब सिद्धांत फिर एक बार देखिए, सही रहेगा। प्रतिफल के संसर्ग का सिद्धांत का मतलब ये हुआ कि कंसीडरेशन केवल और केवल प्रामीजी ही दे सकता है, और इस उदाहरण में प्रामीजी कौन है, बी। लेकिन इंग्लैंड में ये सिद्धांत लागू है, लेकिन भारत में लागू नहीं, क्योंकि वचनदाता की इच्छा पर प्रतिफल कौन भी दे सकता है भारत में, अन्य व्यक्ति। अन्य व्यक्ति माने इस उदाहरण में कौन, सी। भाई सतर्क रहिए। अब अगला नियम देखिए प्रतिफल पर। अब कब प्रतिफल सफिशिएंट माना जाएगा, कब नहीं माना जाएगा, ये भी हम आपको बताएंगे। तो मुकदमा दायर न करने का जो वचन है, क्या ये पर्याप्त प्रतिफल माना जाएगा कि नहीं, माना जाएगा। अगर पति ने कहा कि तुम मुकदमा नहीं करोगी तो मैं 5,000 रुपया पर मंथ दूंगा,
पत्नी ने वादा किया, प्रतिफल दिया कि मैं मुकदमा नहीं करूंगी, तो क्या ये सही प्रतिफल है कि नहीं है? अब पर्याप्त है कि नहीं है? तो चाहे पर्याप्त हो या पर्याप्त, इसको आगे बताया जाएगा। जैसे ही आप कंसिडरेशन के बारे में पढ़ेंगे तो फिर एक बार लास्ट में बता दिया जाए, 2D कवर करना है, 25 कवर करना है, अन्य धाराएं भी पढ़ाई जाएंगी, कई केस भी 7-8 आपको पढ़ाए जाएंगे। और इसी के साथ एक नया क्वेश्चन जो आ रहा है, प्राइमरी स्टापेल वचनात्मक विबंध, नया क्वेश्चन आ रहा है बिल्कुल हर एक जगह। प्राइमरी स्टापेल क्या होता है ये भी हमें बताना है, और प्राइमरी स्टापेल या वचनात्मक विबंध का सिद्धांत किसके अपवाद के रूप में आया? कंसिडरेशन के। यानी कि जो धारा 25 में हम पढ़ेंगे, प्रतिफल के संसर्ग का सिद्धांत, उसका एक अपवाद न्यायालय ने और सृजित कर दिया, कौन सा? प्राइमरी स्टापेल। तो आपका आगे पढ़ाया जाएगा। देखिए भाई, शेड्यूल आपको बताया जाए कि कल से जो 3 दिन चलेगा आपका टीपीए चलेगी, क्योंकि टीपीए भी भाई एक हफ्ते का बचा है, उसको समाप्त किया जाए। तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट चलता था वो मंडे से फिर चलेगा, तो मंडे से फिर चलेगा आपका, और कल से आपका टीपीए चलेगा माने इस पीरियड में, ताकि टीपीए भी समाप्त हो। तब और सब्जेक्ट का सोचा जाए छोटा छोटा, क्योंकि अब बड़ा सब्जेक्ट अभी नहीं लगाना है। इसके बाद आपका छोटा छोटा ही सब्जेक्ट चलेगा, जो 10 से 15 दिन में क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो आपका टीपीए में लीज पढ़ कर आइएगा।